तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का देश है, कैमा देश है? तो भारत याद रखना है दोस्तों। भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, इस कौन कौन सा देश है जो फर्स्ट स्थान पर है अगर बात करें तो याद रखना है कौन कौन सा देश है। तो याद रखना है दोस्तों, इसके लिए ट्रिक देते हैं। रुक रुक चीन, रुक चीन, अब 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 अब। तो यहाँ पे देखिए, रूस से रूस हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील। 5 को क्लियर हो गया ना। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। और छठा स्थान पर कौन चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां स्थान पर भारत। और 8वां स्थान पर अर्जेंटीना। तो आप समझ गए कौन कौन सा देश है बढ़ते हुए क्रम में। इसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक भूमि का टुकड़ा है जो तीनों तरफ से पानी से मतलब कि घिरा हुआ है, वो क्या कहलाता है? तो याद रखना है दोस्तों, वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। अच्छा, हम समझ लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कि द्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों, द्वीप उसे कहते हैं एक छोटा सा जमीन के टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उससे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? तो वितरिका के बीच त्रिभुज के आकार में जब गाद कचरा यानी कि सिल्ट जमा हो जाता है, गाद बोले, कचरा बोले या सिल्ट, बात बराबर है दोस्तों। अगर वो त्रिभुज के समान जमा हो जाता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। आपको समझना होगा कि हम बोले हैं वर्ड क्या? वितरिका। वितरिका क्या होता है? जब जब नदी की शाखा मुहाने पर आता है, आप समझिएगा, कहिएगा कि मुहाना क्या है। तब मुहाना जब नदी किसी सागर में मिलता है तो उसे मुहाना कहते हैं। तब जब नदी अपना मुहाना पा आते हैं, यानी कि नदी जब सागर से मिलते हैं तो वह नदी कई शाखा में बट जाता है, उससे वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। उससे हम वितरिका कहते हैं, वितरिका कहते हैं। और वितरिका के बीच जब 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 सिल्ट यानी कि कचरा यानी कि गाद त्रिभुज के आकार में जमा हो जाता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन क्या है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, इसकी हम व्याख्या कुछ कर लेते हैं। तो देखिए, तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 के पंजाब के ढूंढी यानी कि अब मोगा जिला में हुआ था। यानी कि मोगा जिला में हुआ था। वह लोकप्रिय रूप से पंजाब के केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। केसरी, पंजाब के केसरी के नाम से भी जाने जाता है। शेर ए पंजाबी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जिसका जन्म 1865 में हुआ था, जिसका जन्म 1865 में हुआ था, जिसका जन्म 1865 में हुआ था। यानी लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? तो लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के यानी फोर की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर क्वेश्चन है मेरा दोस्तों। फोर क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 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 क्वेश्चन नंबर 5 है विवेकानंद। विवेकानंद ने डॉक्टर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो दोस्तों बता दें कि विवेकानंद के गुरु के नाम था रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद के गुरु के नाम थे रामकृष्ण मिशन। तो यह 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना करता है। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बतला देते हैं। सिक्स की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तो 6 है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
कब कहा था? तो याद रखना 1906 में कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बात कब कहा था? तो याद रखना है दोस्तों, यह बात कहा था, कब कहा था? 1906 में कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं 7 का। 7 क्वेश्चन नंबर है, 7 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 7 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश था? यहाँ पर हो जाएगा मौर्य वंश, इससे पहले भी था लेकिन आप ऑप्शन में दिया हुआ है उस अनुसार से बतला दिए है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? बात करें तो अति क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बिंबिसार वो अलग, मतलब इससे भी पुराना है। तो फिलहाल आपको इतना रखना है, ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर मौर्य वंश हो जाएगा। इस पर से समझ सकते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि पहला क्या दिया क्वेश्चन, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो याद रखना है रामानुजाचार्य के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। पहला भक्ति आंदोलन जो आयोजित किया था, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो याद रखना पहला भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा आयोजित किया गया था। याद रहेगा। क्वेश्चन इस पर से दोस्तों, शिवाजी को छत्रपति के रूप में शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? तो शिवाजी को छत्रपति के रूप में याद रखना है 1674 ईस्वी में ताज पहनाया गया था। 1674 ईस्वी में ताज पहनाया गया था शिवाजी को, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की बात कर लेते हैं। अकबर की दूसरी राजधानी क्या था? अकबर की दूसरी राजधानी की हम बात करें तो अकबर का दूसरा राजधानी क्या था? तो अकबर का दूसरा राजधानी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अकबर का हम दूसरा राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। कॉमन सा बात है, याद रहेगा। इस पर से दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे याद रखना, चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतानाओं पर अकबर की जीत के बाद उसने अपनी राजधानी को आगरा से एक नए शहर में स्थानांतरित कर दिया जिसका नाम फतेहपुर सिकरी हो गया, यानी कि जीत का शहर। यानी कि हम कह सकते हैं जीत का शहर, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जीत के शहर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 11 क्वेश्चन नंबर याद रखना है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रहेगा। इस पर से हम बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना के? क्वेश्चन नंबर आ जाएगा मेरा 12 क्वेश्चन में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? भारत के कौन सा भाग? तो पश्चिमी घाट में कहाँ? केरल के मलाबार तट पर आता है। और कब आता है? तो याद रखना केरल के मलाबार तट पर फर्स्ट वीक में आता है। 14 जून तक पूरे भारत में लगभग फैल जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्वेश्चन था कि भारत निम्नलिखित में से गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त कौन करता है? तो पश्चिमी घाट करता है, यानी जून के महीना में आता है। कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। लेकिन क्वेश्चन कभी आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत के पूछ दे तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। वो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं, है ना। आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में उपयोग किए जाने वाला कुल
पानी का अनुपात अधिक है, मतलब किस क्षेत्र में सबसे अधिक मतलब कि किया जाता है, तो याद रखना है पानी का उपयोग किया जाता है तो सिंचाई में किया जाता है। मतलब कौन आदमी नहीं जानता कि सिंचाई में क्या है, ज़्यादा किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऊर्जा के सही और गैर नवीकरणीय स्रोत चयन करें। ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत चयन करें, तो देखिए गैर नवीकरणीय यहाँ पर हो जाएगा थर्मल। क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्मल। थर्मल ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत कर, नवीकरणीय का मतलब होता है दोस्तों एक बार यूज करें कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता, इसे बोलते हैं हम और नवीकरणीय। क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मेरे कहने का सेंस है गैर गैर नवीकरणीय का मतलब हो गया और नवीकरणीय। क्या हो गया, और नवीकरणीय, यानी कि जिसका हम एक बार यूज कर सकते हैं। गैर नवीकरणीय का मतलब हो गया और नवीकरणीय, और नवीकरणीय को हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मल हो जाएगा, समझ आ गया। गैर नवीकरणीय का मतलब हो गया एक बार यूज करो कहानी खत्म। अपना भाषा में बताया, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में है ये। कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं, तो याद रखना है अति स्टेट ड्यूटी, और बोल सकते हैं बिक्री कर, भूमिज कर, यानी कि सब कर लगाया जाता है। यानी निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, तो ये सभी इसमें से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर, बिक्री कर और वैट, व्यवसायिक कर, विशेषता कर, मनोरंजन कर, मोटर वाहन कर, राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, कृषि कर, भूमि कर, भवन कर, खनिज कर, ये सब डॉट 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 होता है। समझ में आ गया। इसमें से हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समिति नहीं है। अस्थायी समिति नहीं है, अस्थायी, सॉरी निम्नलिखित, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते दोस्तों, मिस्टेक पर आ गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी समिति नहीं है। अस्थायी समिति का मतलब वो कौन सा समिति जो बनल नहीं रहता है, तो याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा रेलवे सम्मेलन समिति। यह अस्थायी समिति नहीं है, यह अस्थायी समिति नहीं है, यह अस्थायी समिति नहीं है। समझ आ गया ना। जैसे लोक लेखा समिति सब अस्थायी समिति है, तो याद रखना है इस पर से। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत कार्य नहीं है। यकृत कार्य नहीं, तो बोला जाएगा प्रजनन। प्रजनन, प्रजनन क्या है दोस्तों, ये यकृत कार्य नहीं है। यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, उपयोग तो सभी में, खाना पकाने के तेल, खाना पकाने के तेल में, खाद्य संरक्षण में, त्वचा उपचार में, सब में किया जाता है। इस पर से समझ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना है गैस है जो तत्व का प्रकार नहीं है, यानी धातु, गैर धातु, और यहाँ पर हो जाएगा अति मेटल वाइड होता है। क्या होता है, यानी कि उप धातु होता है। समझ में आ गया। तो इस साला मीट पर छाप दिया का हम बतलाए। इस पर से यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नासा नासा के किस मिशन ने चंद्रमा पर पहला मानव अधि लाया है। नासा के किस मिशन ने चंद्रमा पर पहला मानव लाया है, तो हो जाएगा ओलोपो। ओलोपो कार्यकाल, ओलोपो कार्यक्रम हो जाएगा, ओलोपो कार्यक्रम हो जाएगा, ओलोपो कार्यक्रम हो जाएगा। दो बार बोलना है, साथ ही याद हो जाएगा। ओलोपो कार्यक्रम हो जाएगा, ओलोपो कार्यक्रम हो जाएगा, ओलोपो कार्यक्रम हो जाएगा। बोरॉन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 24, ब्रोन क्या है। ब्रोन क्या है, तो ब्रोन मेटालोइड है, मतलब कि ब्रोन Br होता है, ये क्या है, उपधातु है दोस्तों। क्या है, उपधातु है। मेटालोइड का मतलब होता है उपधातु। ब्रोन समझ में आएगा ना, यानी कि Br क्या है, उपधातु है। समझ में आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट, नमक और चीनी के मिश्रण, नमक और चीनी के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए अब नमक और चीनी मिलेगा, मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। नमक और चीनी कौन सा मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा।
इस समझ में आया होगा। इस पर से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। 26 क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए सामान्य शब्द है जो जो वायरस का कारण होता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी के सामान्य रूप है जो वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं दोस्तों? वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन 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 हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है। ग्लाइसिन हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है। ग्लाइसिन हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है। ग्लाइसिन हाइड्रोकार्बन के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, और 28, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम क्या है? तो याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली 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 कोशिका के बाहरी, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा के नाम क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। याद हो जाएगा, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। इस पर से हम बात कर लेते हैं 29, केवल डॉट 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 पौधे खाने वाले जंतु कहलाते हैं कि मतलब कि ओनली खाली पौधा खाता है, यानी पौधा मतलब समझ में आ रहा है ना, शाकाहारी, तो उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल पौधे खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। इस पर से क्वेश्चन नंबर 30 है कि भोजन को भोजन 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 को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतःग्रहण। भोजन को शरीर के अंदर ले जाना अंतःग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। इस पर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा 31, डिजर्ट को परिभाषित किया गया है। डिजर्ट को परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर याद रखना है तरल सैफाक्टेट के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। डेजर्ट यानी मरुस्थल। मरुस्थल को तरल सैफाक्टेंट के रूप में परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखना CO नहीं है, यानी O3 है, CH4 है और H2O वाष्प है। समझ में आया होगा। इस पर से क्वेश्चन है 33 नंबर के बात कर लेते हैं। जैव, क्या क्वेश्चन? जैव 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 क्वेश्चन नंबर है, जैव अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग किया जाता है? बंध्याकरण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बंध्याकरण का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा। इस पर से क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन में, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखना है परमाणु घड़ी के द्वारा लगाया जाता है। परमाणु घड़ी के द्वारा लगाया जाता है। परमाणु घड़ी के द्वारा लगाया जाता है पृथ्वी के आयु का अनुमान। पृथ्वी के आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखना है यूरेनियम डेटिंग आपको डाउट है इसमें, है ना? तो आप देख लीजिएगा, परमाणु घड़ी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 35, हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या होता है। हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या होता है, तो याद रखना है अरे हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों दे रहा है 3, मेरे हिसाब से 2 होगा, जिससे आप इसको भी देख सकते हैं। डाउट है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 36 देखते हुए, जानवर क्या कहलाते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं? दोस्तों ये तो सर्वभक्षी कहलाएगा साला। सर्वभक्षी कहलाएगा, जो दोनों चीज़ खाता है वो क्या कहलाएगा? सर्वभक्षी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करने वाले ग्रंथि के समूह को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र यानी ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि तंत्र कहा जाता है, जो विभिन्न विभिन्न ग्रंथियों को क्या करता है? स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखना लैक्टिबैसिस एड, मतलब इसे लैक्टिक अम्ल कहा जाता है, तो उसे आप रिलेट कर सकते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिसल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स।
याद रहेगा। इस पर से क्वेश्चन हम समझते हैं। मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक विशिष्ट गंध पैदा करता है? यदि यह खड़ी मिट्टी पर बारिश करता है तो क्या कहलाएगा? याद रखना, स्ट्रैटोमाइटेस माइसेट्स माइसेट्स स्टैपो एक्स माइसेट। इस प्रकार याद रखना। शरीर में थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? याद रखना, थायराइड ग्रंथि सभी कार्य करता है, यानी इसमें से सब ऑप्शन हो जाएगा। सभी नहीं, मतलब कि ऑप्शन ही, चारों ऑप्शन में सभी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे चाय को नियंत्रित करता है, आंतरिक में हेमाटाइटिस बनाए रखते हैं, श्वासन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में क्या परिवर्तन किया गया है? संसाधन। सतत विकास के लिए निम्नलिखित में क्या प्रबंधन? संसाधन। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास करना कि आने वाला पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। समझ में आ गया? सतत विकास। इस पर से समझते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अति विविधता हॉट स्पॉट है? तो याद रखना है वन को अति जैव विविधता हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। नीचे दिए गए सूची में उस वस्तु का चयन कीजिए जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये बताइए, बिजली है, बिजली हम खुद ना बनाए हैं। मिट्टी, पानी, वायु, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं बात को, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, GAP का संक्षिप्त क्या हो जाएगा? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखना है ग्रॉस एसिमिलेशन बाई फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा गंगा एक्शन प्लेन, गंगा एक्शन प्लेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम बी पढ़ दिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, पर्यावरण दिवस 15 जून को मनाया जाता है। 15 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर है, ताजे पानी के पौधे और जानवरों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल pH रेंज होता है। ताजे पानी के पौधे के लिए, जानवरों के लिए, तो याद रखना 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 47 है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो याद रखना है नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। याद रहेगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। सीधा चिपको क्वेश्चन बढ़ते चल जाते हैं, शॉर्टकट में बहुत समय लग जाएगा। वर्षा जल संग्रह का उद्देश्य क्या कहलाता है? तो याद रखना है पृथ्वी की सतह पर वर्षा जल धारण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 से चिपको आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। तो चिपको आंदोलन को उत्पत्ति हुई थी, तो याद रखना है चिपको आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी गढ़वाल में, यानी उत्तराखंड के गढ़वाल। याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसमें सब पेड़ के चिपके जाता था जब आता था काटने। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के उत्तर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भाई यहाँ पर लकड़ी का घर नहीं होगा। लकड़ी का घर हम खुद बनाए हैं। आम का पेड़ हो सकता है, सांप हो सकता है, हवाई सब है, लेकिन लकड़ी का घर तो हम ना बनाए हैं, तो ये होगा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या नाम दिया गया है? कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को नाम क्या दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम दिया गया है। याद, हिटलर ने इसका नाम दिया था सुभाष जी को, तो याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 52 है। दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहते हैं जो एक कोई भी, मतलब एक से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो याद रखना है। यहाँ पर भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना विनोबा भावे, यानी कि तमिलनाडु से शुरू किया गया था। ये दान का प्रोसेस आपको याद रखना है। निम्नलिखित 54 है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल में मतलब चलाएगा गेहूं हो गया। रबी फसल का बात करें तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर से, मतलब कि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक ये किया जाता है ना।
तो अभी भी क्या बोल सकते हैं, रबी फसल का समय है ना। तो आप याद कर सकते हैं। सरकार द्वारा फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है। सरकार द्वारा फसल के समर्थन में निम्नलिखित में किसकी घोषणा की जाती है। तो याद रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा फसल के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी देश का विकास समांतर डॉट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसी देश के प्रति व्यक्ति आय, किसी देश का विकास समांतर प्रति व्यक्ति आय द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, नरेगा, नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में जिलों में 1 वर्ष में रोजगार की गारंटी दी है। इसमें 90 यानी कि कह सकते हैं 100 दिन या 90 दिन के आसपास रोजगार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 हो जाएगा, बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं। तो लंबी अवधि के लिए समय जमा पर, इस पर से याद रखना है। 59, आयात पर कर एक उदाहरण है। आयात पर कर उदाहरण है व्यापार बाधाएं, मतलब आयात पर कर लेता है जब आता है तो क्या है, व्यापार इसमें बाधा पड़ेगा, है ना। तो ये नहीं ले व्यापार आएगा, करने एक हो जाएगा। 60 का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉ एक्ट के प्रमुख उत्पादक है। तो याद रखना है कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। इस पर लेकिन दोस्तों हमको डाउट है, कर्नाटक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन होना चाहिए कर्नाटक, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे दिया है 61, निम्नलिखित में कौन एक अधातु है। अधातु यहाँ पर अवरक हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है। तो याद रखना है कॉपर का कमी, कॉपर। 63 है, भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता है मैदान, मतलब मैदान में आप अच्छा से रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि यह लोहा यौगिक के समृद्धक होता है, मतलब इसमें लोहा का अधिक कुछ अति पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों यह पाया जाता है, याद रखना है काली मिट्टी की बात करें तो गुजरात में। ऐसे तो महाराष्ट्र फेमस है इसके लिए और कपास के लिए फेमस है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे दोस्तों, गुजरात मारेंगे। आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन अति होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 33% होना चाहिए। यह 8वां के किताब में भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र को क्या कहलाता है। सकल फसल क्षेत्र कहा जाता है। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया वो सकल कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, और निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो याद रखना है मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है भूमि की अधिकता, भूजल की अधिकता, यह अच्छा नहीं है। अति इस पर से हम समझते निम्नलिखित में से तो होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 60, मतलब 69, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो पेरियार केरल में हो जाएगा। 70 है, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस याद रखना है गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था, जर्मनी के था। द बंगाल गजट है ना, इसी के द्वारा, ये आपको याद रखना। फिलहाल अभी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो याद रखना पुर्तगाल भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं अच्छा है। इस पर से हम समझते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना है परिवार के सदस्य फसल उगाने में शामिल नहीं है। आइए दोस्तों अब हम 76 नंबर क्वेश्चन से मैथ की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, सोल्व करते हैं ना। समय ज़्यादा लग जाएगा इसलिए फास्टली बोल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से आएगा माजा बनाने में। तो आइए क्वेश्चन है कि 10 और
10 और 250 के बीच 4 का गुणज कितना है? तो आइए इसको सोल्व कर देते हैं। 10 और 400 के बीच गुणनफल कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि 4 12 से कटेगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 248 ले लेते हैं। कितना? 248। अब फर्स्ट इंटू लास्ट आपको लगा अति अति मतलब कि क्या बोलते हैं, एपी का फॉर्मूला आता होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं an बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं 248 में से क्या 12 घट जाएगा। 248 में से 12 घटाना है, डायरेक्ट हम लिखते हैं तो हो जाएगा 236 हो जाता है। अब 236 हो जाएगा और n-1 इंटू डी होता है, तो 4 से गुना कर देंगे। n का वैल्यू पता नहीं, तब 4n हो जाएगा और माइनस, क्योंकि 4 से गुना कर दिए हैं, और माइनस डी हो जाएगा। ये 4 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी 240 में 4 से भाग कर देना है। 240 में 4 से भाग कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। क्या चलेगा? 60 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप इसको इस पर फॉर्मूला बैठा सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी। स्पेस कम है इसीलिए हम शॉर्टकट लिखे। क्या लिखे हैं? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए के वैल्यू के बात करें तो 12 हो जाएगा, n पता नहीं है, डी का वैल्यू 4 है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो हो जाएगा। और ए एन का वैल्यू की बात करें तो ए एन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 248 हम जो लिखे थे, ए एन का वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार काट छाट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट सोल्व कर दिए हुए थे, याद है हमको, डायरेक्ट मार दिए। क्वेश्चन नंबर 77 है। यदि 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 हम किसी वस्तु के आकार को एक गोले से बेलन में अति परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब कि किसी गोले के एक बेलन में परिवर्तन कर, तब उसका आयतन क्या होगा? बताइए आप। 1 लीटर दूध है, हम रखे हैं, मान लीजिए कि मतलब कि बाल्टीन, या बाल्टीन से रख देंगे कठौता में, चाहे कुछ में रख देंगे, तो क्या जितना पानी है उतने न रहेगा? तो फिर अपरिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि नहीं बदलेगा। मतलब कहने का सेंस है नहीं बदलेगा। इस पर मेरे गौर कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर से हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है इक्वल किसको देखा था? प्राकृतिक संख्या को, यानी गिनती की संख्या को कहते हैं। तब सब जनता, बच्चा बच्चा जनता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा tan 30 और cot 60 का मान क्या होता है? ये दोनों दोस्तों बराबर होता है, ये दोनों दोस्तों बराबर होता है, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि एक वैल्यू आ जाएगा। यानी tan 30 बराबर cos 60 होता है, यानी काट देंगे, ये दोनों बराबर होता है अपने आप में, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों दिया है 80 दिया है। अब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को, इसको कॉस से बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। इधर कॉस से ई कॉस कट जाएगा, और देखिए ये अल्फा जो है इधर आके क्या हो जाएगा? जुट जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 बराबर 10 अल्फा बराबर हो जाएगा 90। 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? इधर लिख देते हैं हम अच्छा से। 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 अल्फा बराबर 90 हो जाएगा। और यहाँ पर काट देंगे, एगो जीरो से एगो, यानी अल्फा का वैल्यू 9 आ गया। अब देखिए इसको सोल्व कर देते हैं। अल्फा का वैल्यू 9 आ गया, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है tan 45, यानी 9 से 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। अब जो हम बोल रहे हैं इसको धीरे धीरे आप करके समझ सकते हैं, हम फास्टली बना रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 81। कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है और 15 व्यक्ति देखिए, कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है। यदि 15 व्यक्ति अधिक होते हैं तो काम 3 दिन कम समय लगते हैं। तो समझ रहे हैं, मान लेते हैं कि हम एक्स व्यक्ति काम करता है जो 15 दिन में कर देता है, एक्स व्यक्ति 15 दिन में कर देता है। अब नीचा लिखते हैं, स्पेस कम है, बोलता है कि 15 व्यक्ति अधिक, तो एक्स प्लस 15 व्यक्ति हो जाएगा, है कि नहीं। तब बोलता है कि 12 ही दिन लगता है। कै दिन? 3 दिन कम लगता है, हो गया 12 दिन। अब इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 से काटे हैं तो 4 हो जाएगा। तो अब गुना कर देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 5x में 4x घटेगा तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60, यानी आंसर हो जाएगा 60। समझ सकते हैं आप मेरे भावनाओं को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 82, बोलता है कि एक कमरे का वर्ग कितने मीटर दिया? इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? 4। चलिए हम फार्मूला इसे बता देते हैं। आयतन घनाभ का क्षेत्रफल होता है L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने एच। समझ में आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन होता है, आयतन सॉरी, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं। इसका पार्श्व क्षेत्रफल होता है 2 इंटू 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सोल्व नहीं होगा। मेरे हिसाब से हम ट्राई करके देखे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो भी सकता है, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं किया। इस पर से 83 है। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या विभिन्न विभिन्न राशियों को निरूपित करता है, क्या कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ये दिखाएगा पाई चार्ट ऐसे करके होता है, समझा गया ना। तो ये आपको याद रखना है सिर्फ अभी। इस पर से हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 84 दिया है
कि भौगोलिक रूप के आधार से डेटा के लिए क्या होता है, क्षैतिज सही होता है। अति आधार के काम क्षैतिज ऐसे कहते हैं, इसको क्षैतिज कहता है। ऐसे रहेगा तो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। ऐसे है तो क्षैतिज, ऐसे है तो क्षैतिज, ऐसे है तो क्षैतिज, और ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर होता है। बात समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं 85। यहाँ दिया ब्रह्मवर्ता वक्र है, ब्रह्मवर्ता वक्र है, एक एक्स के एक अक्ष के लिए स्पर्शोन्मुख है, याद रखना है। इस पर से क्वेश्चन नंबर 86 है, कुछ कि 3 के पहले 5 गुणज का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आप एसएन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना दोस्तों, ना तो आप तो जोड़ भी सकते हैं 5 गुना तक, है ना। तो चलिए हम लगा देते हैं एसएन वाला, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते पहले। एसएन बराबर होता है n/2, यहाँ पर हो जाएगा 2an प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, क्वेश्चन में डी। आइए अब इस पर डायरेक्ट हम बैठाते हैं। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, आप जोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट जोड़िए दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 15, 15, 30, 30, 30, 45 हो जाएगा। ये तो बच्चा वाला है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं। यहाँ पर 87, 87 दिया है कि माधे इतने है, तो इसका देखिए आंसर इसी गलती दिया हुआ है, मेरे हिसाब से डेढ़ बढ़ेगा। बोलता है इतना इतना दिया है, 35 को अगर हटा दिया जाए तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, यानी माध्य बोले या माध्यिका बोले, तो यहाँ पर इतना बढ़ जाएगा। दूर से और वही को मेरे साथ सजा हुआ है, 3 को इधर से छाट देंगे और 3 को इधर से छाट देंगे, समझ में आ गया दोस्तों। और दोनों बीच के जोड़ के भाग कर देंगे, कॉमन सा मतलब ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि 35 नहीं है, मेरे हिसाब से यही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम समझ लेते हैं दोस्तों 80। दो गोले का आयतन इतना दिया है, तो इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए तो आयतन होता है R3, क्या होता है R3, यानी यह 64 है तो 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा 16, 27 का हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यानी 16 और 9 आंसर हो जाएगा। 16 और 9 यानी कि डी हो जाएगा। समझ सकते हैं मेरे बात को, आप समझते हैं। 89 क्वेश्चन दिया है, मीनार बोला है, तो आप आंसर सिर्फ याद रखना है इसको, हमको डाउट में लग रहा है। यहाँ पर दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 कि बिंदु एच एक्स अक्ष से बिंदु एते की दूरी क्या होगा। एक्स अक्ष से बिंदु एते की दूरी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक्स अक्ष से बिंदु इतना का दूरी पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, कितना है। एक्स एक्स पर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स एक्स से बात करें तो एक्स एक्स पर क्या होगा, वाई का वैल्यू 0 होता है, वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो एक्स वाई घटेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो एक्स एक्स यहाँ पर क्वेश्चन ये हमको डाउट लग रहा है ना। क्वेश्चन क्या हमको डाउट लग रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से मूल बिंदु से रहता तो 13 हो जाता, तब पर भी 2 दूना 4, 3 3 9 13 गलती लग रहा है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 क्वेश्चन नंबर है कि एक रेलगाड़ी क्वेश्चन नंबर क्या है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को खड़ी 8 सेकंड में पार कर देता है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का मतलब कि क्या है, दूरी मान लेते हैं, मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई या बोलिए दूरी एक्स मान लेते हैं, 8 सेकंड में पार कर लेता है। तो ये क्या निकल जाएगा, चाल, चाल निकल जाएगा। इधर भी दूरी 80 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी अपने सहित पार करेगा, 12 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो 3x यहाँ पर हो जाएगा 80 दूना 140, 2x इधर आके घस जाएगा, यानी कि कह सकते हैं x का वैल्यू कितना हो जाएगा 160। आप जो हम डाटा लिखे थे उसको आप सोल्व कर सकते सर, आपको अगर आपको पास दिमाग है तो। इस पर से समझते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है, तो 5 मिनट पहले विलम्ब हो जाता है, यानी लेट कर लेता है। वह 4 किलोमीटर की गति से जाता है तो 5 मिनट वह लेट कर लेता है, 5 मिनट लेट कर लेता है। यदि वह 6 किलोमीटर की गति से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस मतलब कि स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, डी बराबर, डी बोले तो डिस्टेंस बराबर S1 गुने S2, S1 गुने S2 बटा डिफरेंस ऑफ, इसी का डिफरेंस लिख लेना है, और गुने यहाँ पर टाइम को क्या कर देना है, जोड़ लेना है। जब टाइम उल्टा एक बार पहले पहुंचा, दूसरा में लेट हो जाएगा, सेम रहता तो घट जाता था। ये हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। 4 गुने 6, 4 में से 6 कटेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 मिनट पहले अति लेट है, 10 मिनट पहले, तब 15 हो जाएगा। लेकिन बीच को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा कर देंगे, 15 चौका 60, 1/4 आएगा, 4 से 4 काट देंगे, वो 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है,
93 है। यदि यदि एक वर्ग की भुजा 20% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा? तो इसके लिए फार्मूला याद रखना है, 20 + 20 20 गुने 20/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 4 44 हो जाएगा, 40 4 44 हो जाएगा। तो यानी इसको हम फार्मूला कह सकते हैं, इसका होता है a + b गुने b/100 होता है। यानी यहाँ पर रख सकते क्या है, इहो 20 है, इहो 20 है, इस पर चिपकाइएगा तो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 की तरफ बढ़ते। 94 क्वेश्चन नंबर है, यदि 94 क्वेश्चन नंबर है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से, चौड़ाई मान लेते हैं x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। इसका परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप होता है 2 × L+B+H, यानी कह सकते हैं 2 × L+B बराबर परिमाप होता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x+1 हो जाएगा। 2x+1 गुना कर देंगे तो 4x+2 हो जाएगा। परिमाप 18 दिया है, जाकर उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 16 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो 4 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि 4 गुने 5 कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4 और लंबाई हो जाएगा 5, और दोनों के गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 5 20। समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए, दो संख्या का अनुपात इतना दिया है और गुणनफल इतना है, तो 7x + 5x कितना हो जाएगा, यानी 7x गुने 5x कर लेंगे। और दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 875 दिया है। ठीक है, इसको काट देंगे कितना से, 7 से काट देंगे तो देखिए 7 से काटते हैं तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, यानी 5 5 रख देंगे तो 7 × 5 = 35, यानी 35 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। 96 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, बोलता है कि 96 क्वेश्चन नंबर, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5 और 8 है और उनके खर्चा का अनुपात 1 और 2 है। 5 और 8, 5 और 8 छोड़िए, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको बना देते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको स्क्वायर स्क्वायर करिएगा तो x², चलिए को तो बना देते हैं, टाइम कम है। यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होता है n² - 2 होता है, तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 34 आंसर चलेगा। कितना चलेगा, 34 चलाएगा, 34 चलाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या है, तो कितना, देखिए क्रय मूल्य 4 ज़्यादा है, 4/25 कीजिए गुने 100 कीजिए तो हो जाएगा, काट देंगे तो 4 4 × 16 16, यहाँ पे आंसर चलाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये मस्त क्वेश्चन है, बोलता है एक व्यक्ति का विक्रय मूल्य 24 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य और हानि बराबर है तो वस्तु के हानि या क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 24 को ऐसे तोड़ना है कि 10 के डिफरेंस होना चाहिए, तो इसको हम तोड़ देते हैं 8 गुने 2, 8 गुने 2 में तोड़ेंगे, सॉरी नहीं पूरेगा, यानी इसको 6 × 24 में 24 है तो इसको तोड़ सकते हैं 6 24। अब देखिए दोनों को अति जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ही आपको सोचना है, और प्रॉफिट दिया हो तो दोनों के घटाने या जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों साइड को 0 बैठा देंगे तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट वाला रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आंसर हो जाएगा, मस्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर समझ लेते हैं, दो मित्र 1 और 2 के अनुपात 5 और 7 का अनुपात देते हैं जाता है, तो बड़े मित्र की आयु क्या है। ये तो बना देते हैं, 1 और 2 अनुपात है, बोलता है कि 5 वर्ष बाद 2 और 3 हो जाता है, तो अंतर तो अभी 1 है अभी भी 1 है, तब अच्छा है। तो बोलता है 5 वर्ष बाद हो जाता है 12, तब अति, तो बोलता है बड़े मित्र का आयु क्या है। दो मित्र जिसका आयु का अनुपात 1 और 2 है, 5 वर्ष बाद 2 अनुपात इतने हो जाता है, बतलाइए यहाँ डिफरेंस कितना, 1 1 = 5 है, 1 = 5 है, तो क्या बोला है, तो बड़े मित्र का आयु क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा अति, क्या बोल सकते हैं, 5×15, यानी बड़ा मित्र यही था, 5×15 आंसर हो जाएगा ये बोला। चलिए क्वेश्चन छोड़े थे, इसको भी सोल्व करिए देते हैं, है कि नहीं, लास्ट के वाला छोड़ेंगे। यहाँ से ये
96 बत छोड़ दिए थे ना। चलिए देखते हैं चल पा के। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5 और 8 है। उनके खर्च का अनुपात 1 और 2 है। और उनका बचत देखिए, इसमें से घटाएंगे, डिफरेंस यहाँ पर कितना का है, ये डिफरेंस नहीं देखना है। चलिए इसको देख लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते